गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो ये बताओ तुम लोग व्यूज कम क्यों आ रहा है जी आजकल? व्यूज कम क्यों आ रहा? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या? हिस्ट्री में भी लास्ट में व्यूज कम होता चला गया, ऐसा क्यों? सिर्फ इतना ही लोग देख रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीपल? और आप लोग क्या कर रहे हो? देखो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है यार, बात को समझो। 9th में हो, मैं यहां रटा नहीं रहा हूं कुछ तुम लोगों को, मैं पढ़ने सिखा रहा हूं जो कि जिंदगी भर काम आएगा। समझे कि किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह नंबर आएगा, क्या आएगा। बार बार मैं इस चीज को, छोटा छोटा टॉपिक को डिस्कस करता रहता हूं, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। और जो भी मैं डिस्कस करता हूं सब्जेक्ट को लेके, वो ऐसा थोड़ी है कि वो कंसंट्रेटेड है कि ओनली इट विल बी एप्लीकेबल टू द सोशल स्टडीज। बेसिक मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम। जो बेसिक मेथोडोलॉजी है वो हर एक सब्जेक्ट का सेम है ना, नंबर फेच करने का, कि बढ़िया से पढ़ो, लाइन को समझो, वर्ड्स को समझो, कंसेप्ट को समझो, राइटिंग स्किल बढ़ाओ। ये सब तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ना। तो ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो। 9th में हो, नेक्स्ट ईयर 10th में आ जाओगे, और कुछ बढ़िया करना, मैक इट लार्ज, बढ़िया मार्क्स लाना, समझे ना। उसका बाद तो फिर तुम्हारे हाथ में आगे करना क्या, समझे। व्यूज बढ़ाओ। अगर कोई फ्रेंड नहीं देख रहा है तो उसको बूस्टअप करो, मोटिवेट करो, समझाओ यार कम से कम देख लिया करो। समझ लो कि गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पे, समझे। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है सारा, देखा करो, नोट्स बनाते चलो। इतना तो इंटरेस्टिंग है। मैंने कि वन साइडेड कन्वर्सेशन हो रहा है, तुम लोग कुछ पूछते हो नहीं। बार बार बोल बोल के मैं थक गया हूं। तो शायद ये मेरा अचीवमेंट है, तुम्हारा नहीं। ये मेरा अचीवमेंट है कि मैं शायद एक बहुत अच्छा टीचर बन गया हूँ, कि जो मैं समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट समझ जा रहा, उसका आगे उसके पास कोई डाउट ही नहीं रह रहा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्रेडिट, है ना। ये क्रेडिट तुम लोग ही मुझे दिए हो अभी तक का मेरा टीचिंग करियर में ये क्रेडिट तुम ही लोग दिए हो, कि एक बार में जो समझाते हैं समझ जाते हो, कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहता, डाउट ही नहीं रहता, समझे। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे अब आउट टॉपिक पे। फ्लोरा फोना का जो किंगडम्स है वो किस तरह वेरी करता है, क्या क्या फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर, रिलीफ फैक्टर, वो सब कंप्लीट कर रहे थे ना। तो पिछले क्लास में हम लोग रिलीफ कर लिए थे, रिलीफ में लैंड एंड सॉइल कर लिए थे, ठीक है। लैंड का टेक्सचर ये कैसा होगा, है ना, फिजियोग्राफिक कैसा होगा, वो इफेक्टिव होगा। सॉइल में क्या होगा कि सॉइल टेक्सचर ये क्या होगा, सैलिन सॉइल, वेट सॉइल, ब्लैक सॉइल, वो सब किस तरह का चीज़ों को सपोर्ट करेगा, तो किस तरह का वहाँ पर फ्लोरा फोना और प्लांट्स होगा, वो सब कर लिए थे। अब आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर पे, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्लाइमेटिक फैक्टर, देखो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। किस किस चीज का बात किया यहाँ पर? कैरेक्टर, एक्सटेंट, वेजिटेशन मेनली डिटरमाइंड बाय, किस किस चीज के कारण? मेनली टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। अलोंग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में कितना ह्यूमिडिटी है ना। प्रेसिपिटेशन, बारिश कितना हो रहा है। प्रेसिपिटेशन मतलब सिर्फ बारिश ही नहीं होता, एक बार बहुत पहले लेक्चर में हम समझाए थे कि आसमान से कुछ भी नीचे आएगा वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। मतलब कुछ भी नीचे आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम सोच लो कि आसमान से पत्थर मारेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, वैसा कुछ नहीं। वाटर मॉलिक्यूल वो चाहे सॉलिड फॉर्म में आए या लिक्विड फॉर्म में आए, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना। एंड सॉइल, ये सब बहुत जानते हो, डिटर्मिनेंट थिंक है, समझे। ये सब डिटरमेंटल चीज है कि टेम्परेचर किसी जगह का रहने पे क्या इफेक्ट होगा। ह्यूमिडिटी बहुत खतरनाक इफेक्ट करता है ग्रोथ पे, समझे। ह्यूमिडिटी रहने से प्रेसिपिटेशन, किस तरह से बारिश हो रहा है, समझे। सॉइल, मिट्टी किस तरह का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। देखो आगे, ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला above the height of 915 meter, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth and changes its from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझा दे रहा हूं मैं, इसे थोड़ा और डिकोड कर दे रहा हूं। देखो मैंने डिकोड करने की बात किया, पहला लाइन जो हाईलाइट की, अंडरलाइन की है, लिखता है कि स्लोप ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालयन रीजन में, है ना। फिर देखो
हिल्स ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब वेस्टर्न घाट वाला है ना, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, उसका जो हिल्स है ना, हिल्स का क्या मिनिमम रेंज 915 मीटर से एबव वाला हिल, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पर क्या होता है बताए थे ना कि जैसे जैसे ज्यादा हाइट पर आओगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है ना, तो यहाँ पर भी हाइट बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल फॉल डाउन, टेम्परेचर विल फॉल डाउन, है ना, डेफिनेटली टेम्परेचर जो होगा कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने से क्या क्या इफेक्ट उस पर आता है पेड़ का साइज में, ठीक है, कि पहला जो पेड़ का लेंथ होता है ना वो कम हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, इन कंपेरिजन ऑफ ट्रॉपिकल एरिया पेड़ का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, समझे। उसका जो टिम्बर होगा ना, समझ रहे हो, टिम्बर मतलब जो डायमीटर होगा ना पेड़ का, ट्रंक का डायमीटर, उस पे इफेक्ट आ जाएगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा, समझे। फिर और जैसे जैसे हाइट पर जाओगे ना तो पेड़ का शेप चेंज होता चला जाएगा, वो कॉनिकल होता चला जाएगा, पत्ता जो होगा ना वो बड़ा बड़ा पत्ता नहीं होगा, समझे, बड़ा बड़ा पत्ता नहीं होगा, पतला पतला और सुई की तरह पत्ता हो जाएगा, महीन, ठीक है, जिसको कभी कभी हम लोग कांटा जो बोलते हैं ना, कांटा, वो पत्ता का ही फॉर्म होता है, पत्ता इतना सिकुड़ जाता है ना कि वो कांटा में तब्दील हो जाता है, समझ रहे हो बात, ये सब इफेक्ट होगा, समझे। अब देखो फिर क्या लिखता है कि changes it from tropical to subtropical temperate and alpine vegetation। अब जो ये सब फैक्टर है, ठीक है, ये सारा फैक्टर और किस चीज को इंडिकेट करता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया में अपने को जिस तरह का वेजिटेशन दिखेगा, ठीक है, वेजिटेशन दिखेगा, उस तरह का वेजिटेशन सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर क्या आपका ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा टेम्परेट से, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हमेशा होते रहता है, ठीक है, ऑलवेज हियर इट रेन्स, ठीक है, सब ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में। उसके बाद सबसे बड़ा चीज क्या है, टेम्परेचर जो है, ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में डिफरेंस आएगा, ट्रॉपिकल के पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। अरे सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ना रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो कौन सा फॉरेस्ट को बोलते हैं रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना सबसे बड़ा, कहाँ का, अमेजोन का, समझे, साउथ अमेरिका में जो अमेजोन बेसिन है सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखो कहाँ पर है, ट्रॉपिकल एरिया में है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है, समझे। चलो उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो यहाँ पर ऊपर जो टेबल 5.1 लिखा हुआ, किस चीज का बारे है, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन जोन, ठीक है। तो जो बात अभी पिछला जगह पर बता रहे थे ना कि जैसे जैसे ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट जोन की ओर जैसे जैसे बढ़ते तो चेंजेस होता, उसका देखो यहाँ पर रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड कौन दिया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, ठीक है, नाम था एनवायरमेंट एटलस ऑफ इंडिया। ये संस्था जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, ये रिलीज किया था स्टडी जिसका नाम था एनवायरमेंट एटलस ऑफ इंडिया 2001 में, वहां पर ये सारा डाटा ये दिया है, ठीक है। तो पढ़ो क्या है, देखो वेजिटेशन जोन है, फिर मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर, मतलब कि एवरेज टेम्परेचर साल भर का, ठीक है। फिर यहाँ पर मीन टेम्परेचर इन जनवरी में कितना होता, और रिमार्क कि वहां पर क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया कितना से कितना डिग्री का बीच में होता है पता है, 0 to 23.5, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर पे, ठीक है, मतलब 23 डिग्री हाफ नॉर्थ टू 23 डिग्री हाफ साउथ, वो कहलाएगा ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरिया में देखो क्या टेम्परेचर जो होगा एबव 24 डिग्री सेल्सियस, ये एनुअल है, ठीक है, और जनवरी में एबव 18 डिग्री सेल्सियस। रिमार्क नो फ्रोस्ट मतलब कि बर्फ जो होता है ना, बर्फ, तो बर्फ का मूसलाधार टाइप का एक रेन होता है। अब फ्रोस्ट हम तुमको कैसे बताएं, हाँ देखो फ्रोस्ट समझो, ध्यान में लाओ एक बात, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज में चेंबर है, ठीक है, फ्रीजर जहां बर्फ जमता है, वहां कभी कभी देखना कि बर्फ का ना पतला पतला थ्रेड सा जमा हुआ रहता है, पतला पतला
थ्रेड सा जमा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। उसी टाइप का क्या होता है कि आसमान से फॉल डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रोस्ट ड्रिजलिंग। ठीक है, तो टेम्परेट जगह पे फ्रोस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, वो पिघल जाएगा। फिर सब ट्रॉपिकल 23.5 से ऊपर बढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर में कमी आएगा। कितना से कितना का बीच में जाएगा? 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 24 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा रेंज में। ठीक है, और जनवरी में वहां पर क्या रहेगा? 10 टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो उस जगह पर क्या होता है? फ्रोस्ट इज रेयर, शायद मिल जाए, शायद कभी कभी फ्रोस्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है, अगर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारा हुआ, किसी तरह का डिस्टरबेंस हुआ क्लाइमेट में, और वहां पर टेम्परेचर और गिर गया, तो शायद हो जाए, ऐसे वहां का नेचर नहीं है। ठीक है, टेम्परेट, टेम्परेट बढ़ जाइए और ऊपर, ठीक है, कितना से कितना? 35.5 डिग्री से ऊपर चले जाइए। ठीक है, 35.5 डिग्री से ऊपर चले जाइए, तो वो कहलाएगा टेम्परेट जोन। तो वहां पर कितना टेम्परेचर हो जाता है? 7 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 17 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस का बीच में वहां का एनुअल टेम्परेचर एवरेज नापा गया है। ठीक है, जनवरी का मंथ में क्या हाल रहता है वहां पर? जनवरी में -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या? फ्रोस्ट सम स्नो, है ना, फ्रोस्ट और कुछ सम स्नो। फ्रोस्ट जैसे हो गया ना, बर्फ का पतला पतला रेसा टाइप का, समझ रहे हो बात? तो अब क्या होगा ना, स्नो जो होगा ना, वो बर्फ ले लो और उसको चूर कर दो। ठीक है, कैसा हो जाएगा? उसी तरह का स्नो होता है। तो फ्रोस्ट और स्नो का संभावना। अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन तो एक तुम्हारा एल्टीट्यूडनल वेजिटेशन है सबसे पहले। ठीक है, अल्पाइन जो है एल्टीट्यूडनल है और बहुत कम टेम्परेचर में होता है। तो अल्पाइन क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर तुम्हारा एनुअल टेम्परेचर क्या होगा पूरा साल भर का? बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 7 डिग्री सेल्सियस से कम। जनवरी में क्या होगा? -1 डिग्री सेल्सियस से भी कम। भाई वहां तो स्नो आएगा। ठीक है, वहां तो स्नो आएगा। तो ये बात समझे, इंटरेस्टिंग है ना। तो इंडिया में कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा जोन है इंडिया में? बताओ तो, इंडिया पढ़ाए थे ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो अपने देश में क्या क्या होने की संभावना है? नो फ्रोस्ट एंड फ्रोस्ट। ठीक है, तो फ्रोस्ट किधर होता है? हिमाचल प्रदेश होता है ना उधर, समझे? चलो आओ अब अगला नेक्स्ट टॉपिक, वहां पढ़ लिए थे क्लाइमेट। अब आते हैं फोटो पीरियड, मतलब सनलाइट। सनलाइट क्या इफेक्ट करता है? ठीक है, फोटो पीरियड। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ द डे। सनलाइट किस किस कारण से इफेक्टेड रहता है, किस किस कारण से सनलाइट पे इफेक्ट पड़ता है? पहले तो लैटिट्यूड, 0 डिग्री से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो तुम्हारा रे है सनलाइट का, है ना, मान लो इमेजिनरी लाइन, एक रे स्ट्रेट ड्रॉ करते हो, तो जैसे जैसे तुम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते चले जाओगे ना, 0 डिग्री से ऊपर चलते जाओगे, तो जो रे है ना वो स्लेंट होता चला जाएगा। मान लो 0 डिग्री पे ऐसे आ रहा है, तो आगे बढ़ोगे तो यूं टेढ़ा हो जाएगा, स्लेंटिंग होता चला जाएगा। तो जो तुम्हारा एनर्जी ऑफ सनलाइट वहां पर आ रहा, वो थोड़ा इसके तुलना में, ठीक है, ये स्ट्रेट के तुलना में यहाँ पे कम आ रहा है, समझे? ये ग्राफ बनाकर बताते तो और ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को ही समझो, यहाँ पर सारा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, पूरा होच-पोच हो जाएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ डे, मतलब कितना घंटा का दिन है, कितना घंटा का रात है। ठीक है, ये सब बोला। उसके बाद देखो, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। देख भाई, क्या इंपॉर्टेंट है ट्री का ग्रोथ के लिए? सनलाइट, है ना। कोई मिल गया देखे हो ना, जादू, क्या खाता है? धूप, और सही पेड़। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि जो ग्रोथ होगा ट्री का, डेट विल बी डिपेंड ऑन द सनलाइट। जितना ज्यादा सनलाइट उतना फास्टर ग्रोथ। अब ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ को या पौधा को ले जाके धूप में रख दो, तो धूप से ना जल भी जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, सिर्फ सनलाइट ही नहीं है, उसके साथ भी और भी एडिशनल चीज है,
प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये सब, बट सनलाइट प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ओनली नहीं है बट प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, सिर्फ नहीं बल्कि और भी चीजों के साथ साथ सनलाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइंड आउट में क्या, वाई आर सदर्न स्लोप इन हिमालयन रीजन कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कवर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल। क्यों? क्योंकि सदर्न साइड ज्यादा आता है सनलाइट। चलो आगे आओ, प्रेसिपिटेशन। देखो, इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया में कौन सा मानसून है, कौन सा क्लाइमेट है? साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। कब से कब होता? जून टू सितंबर। एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। रिट्रीटिंग बताए थे ना, पिछले क्लास में बताए थे, साउथ वेस्ट से जो रेनफॉल स्टार्ट हुआ डेट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, और फिर नॉर्थ ईस्ट से जो रिटर्न आता है साउथ वेस्ट की तरफ डेट इज कॉल्ड द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। इसलिए पिछली क्लास में हम रेनफॉल समझा दिए थे पहले कि जहां जहां ज्यादा रेनफॉल होगा वहां पर ज्यादा वेजिटेशन होगा, जहां जहां कम रेनफॉल होगा वहां कम वेजिटेशन होगा। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू द एरियाज ऑफ रेनफॉल लेस रेनफॉल, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या, हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग? सोचे ही होगे कभी कभी, या कितने लोग नहीं भी सोचे होंगे। फॉरेस्ट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड प्ले अ मेजर रोल इन इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट। लोकल क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करता है। जो तुम्हारा अगर एरिया में फॉरेस्ट्री एरिया होगा ना, तुम्हारे घर का अगल बगल कोई फॉरेस्ट्री एरिया होगा, तो देखना वहां शीतल हवा ज्यादा बहती है, ठीक है, ठंडापन ज्यादा रहता है टाउनशिप के कंपैरिजन में। तो जो लोकल एरिया है उसे तो इफेक्ट किया ना फॉरेस्टेशन। कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? पेड़ जो होता है सॉइल को पकड़ के रखता है, इरोड होने नहीं देता, बहने नहीं देता। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो। जो स्ट्रीम फ्लो है, नदी बहने का रास्ता है, उसे बनाए रखता है ना। सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट की फॉरेस्ट के इर्द गिर्द में इंडस्ट्रीज भी रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो होता है फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, तो इसलिए वो फॉरेस्ट के बगल में ही अपना इंडस्ट्री डाल रखता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। और क्या है कि लाइवलीहुड भी सपोर्ट करता है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, ट्राइबल पीपल, एबोरिजिनल पीपल, जिसे हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। आदिवासी मतलब बहुत पहले से धरती पर रहने वाला वासी, आदिवासी, और इंग्लिश में एबोरिजिनल, ठीक है। ये उन लोगों को सपोर्ट करता है लाइफ और इंटायर। इनफैक्ट की जो ट्राइबल पीपल है ना दोस्त, उनका पूरा जिंदगी पता है फॉरेस्ट में ही डिपेंड रहता है। हम लोग से ज्यादा अच्छा ट्राइबल पीपल है। पता है क्यों? हम लोग ना पेड़ को देख के ना काट देते हैं, बेच देते हैं, फायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जो ट्राइबल पीपल है ना वो कंजर्व करता है। पता हम लोगों और ट्राइबल पीपल में अंतर क्या होगा कि हम लोग किसी पेड़ को देखेंगे ना तो उससे पूरा फल तोड़ लेंगे, लेकिन जो प्योर ट्राइबल पीपल है, अभी का कल्चर में डाइल्यूटेड हुआ नहीं, जो प्योर ट्राइबल पीपल, वो पता है किसी पेड़ में फल देखेगा ना तो उतना ही फल तोड़ेगा जितना उसको जरूरत है, बाकी बात छोड़ देगा, समझे। तो वो सब्सिस्टेंस लाइफ हो गया। और देखना आने वाला कुछ साल बाद ना हम लोग उसी वे में जिएंगे, ट्राइबल वाले हिसाब में, सब्सिस्टेंस पे, समझे। चलो ये लाइवलीहुड समझ गए कैसे फॉरेस्ट देता। फिर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। अब क्या होता है कि जैसे हिमाचल घूमने गए हो, हिल स्टेशन घूमने गए तो वहाँ क्या मिलता है? वहाँ पर थोड़ी कुछ गोवा का कोस्ट मिलता है कि बोटिंग करोगे, स्कूबा डाइविंग करोगे, वो तो मिलता नहीं है। तो वहाँ क्या मिलता है? ब्यूटी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? नेचुरल ब्यूटी, सीन मिलता है, पहाड़ है, पर्वत है, पौधा है, हरियाली है, बढ़िया लग रहा है देखकर। ऐसे भी एक रिसर्च पेपर में पाया गया है कि इंसान ग्रीनरी चीज को देखकर ना खुश रहता है। इनफैक्ट कि उसका जो ब्लड प्रेशर वो भी कंट्रोल रहता है। तुम लोगों में से जिसको भी गुस्सा आएगा ना तो जाके बगीचा में अपना बैठ जाना थोड़ा देर के लिए, हरा भरा बगीचा में। अगर नहीं है तो 8-10 गमला लगा लो, देखना मजा आएगा। चलो फिर आगे देखो।
दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन्स। बचपन से सुनते आते हो जहां पर पेड़ है वहां पे बरसात होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करके रखता है विंड को, जो है ना, विंड फोर्स को जो है कंट्रोल करके रखता है। तो विंड फोर्स जो है समहाउ क्लाउड को नहीं, तुम ये बोलो समहाउ विंड जो है क्लाउड का फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। और तुम्हारा फिर जहां पर ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा ना वहां पर से प्रेसिपिटेशन भी होगा। तो प्रेसिपिटेशन होगा तो वो क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। और क्लाउड जैसे ही ठंडाएगा थोड़ा सा तो क्या होगा, ठीक है। अरे देखो यार हम उल्टा बोल दिए, सॉरी, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, सॉरी। पूरा हम उल्टा बोल दिए, ये वाला पेड़ फॉरेस्ट वाला सीन। देखो अभी तक जो बोले वो इनवैलिड है, वो गलत हम बोल दिए थे। देखो क्या, जहां फॉरेस्ट होगा, ठीक है, फॉरेस्ट होगा तो वहां से इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन समझ गए कि पेड़ से क्या होगा, धूप लगेगा तो धूप से पानी जो है पेड़ से वो इवेपोरेट करेगा। तो इस तरह का इवेपोरेशन ना भाई बहुत बड़े लेवल पर होता है, समझे, जो कि हम लोगों को दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, फील नहीं करते, क्योंकि कभी हम लोग वैसा सीन देखे ही नहीं है। तो इवेपोरेशन होगा। अब वो इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। अब जो क्लाउड होगा, क्लाउड ठंडाने के बाद क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट करेगा तो रेनफॉल होगा, समझे। ये बोलना था मुझे, तो पहले वाला सेंटेंस में ना प्रेसिपिटेशन पहले बोल दिए थे तो वो गलती हो गया था, ठीक है। पेड़ है, इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। इस तरह से इट कॉजेज रेन्स, ठीक है। फिर आगे देखो, दे प्रोवाइड हम्स टू द सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। हम्स टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। तो हम्स क्या होता है ना, कि जैसे मान लो तुम एक एप्पल खाए, सेब खाए और सेब को खा के फेंक दिए, ठीक है। तो सेब को खाकर जो तुम फेंक दिए एप्पल का एक टुकड़ा, ठीक है, आस्ते आस्ते क्या होगा, ये डिग्रेड होगा, इस पे डिग्रेड होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करेगी छोटा छोटा पार्ट में, और ये आस्ते आस्ते सड़ के मट्टी में मिलेगा। तो हम लोग जो बोलते हैं ना सड़ कर मट्टी में मिलना, क्या हम लोग जो बोलते हैं सड़ कर मट्टी में मिलना, तो जो हम लोग का भाषा में सड़कर मट्टी में मिलना हुआ ना, उसी को टेक्निकल टर्म में हम्स बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस कहते हैं, समझे। जो हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में कि सड़कर मट्टी में मिल जाएगा, तो वो वाला जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, जब वो सड़ गया और मट्टी में मिलने के लिए रेडी हो गया है, तो वो वाला सीन को, वो वाले सिचुएशन को बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस क्या होता है, सॉइल के लिए बहुत फर्टिलिटी लाता है, सॉइल के लिए बहुत फर्टाइल है, समझे। ह्यूमस क्या होता है, सॉइल के साथ मिलकर उसका फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो पेड़ भी बहुत सारा है जो कि पुराना हो गया, टूट कर गिर गया, तो फिर वो उसका क्या होगा, तुम्हारा जो कंपोनेंट है ब्रेक डाउन कर देगा, बैक्टीरिया वगैरह है ना, डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजिशन होगा तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, तो फाइनली सॉइल में ही मिलेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, समझे। शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। अब जहाँ पेड़ पौधा है तो वहां पर वाइल्ड लाइफ तो रहता ही है, तो उन लोगों का घर ही वही है। तो हो गया बात यहां तक। नाउ फर्दर, India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as growing demand for cultivated land, development of industries, minings, urbanization एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पास्चर। तो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ही रैपिडली चेंज किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ कि जो डिमांड है एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है, वो बढ़ा ड्यू टू पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज लगी है, माइनिंग एक्सपेंड किया, माइंस वगैरह, अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरीकरण जो हुआ है वो हुआ है ना, ठीक है। फिर ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर, एक ही जगह पर ज्यादा जानवर छोड़ के बार बार चरवाहा टाइप का लैंड यूज करना, तो उससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, बताए थे पहले के लेक्चर में, तो वो इशू हो जाएगा। तो ये सब जो सीन है, ये सब जो केसेस है, वो सब इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन को इम्पैक्ट किया, बैडली इम्पैक्ट किया, चेंज हुआ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस था फॉरेस्ट का, ये देखो, अपना व्यू थोड़ा सा चेंज करो कि हम लोग कितना प्रेसियस चीज को डिवास्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं। और पता है जो नेचुरली हम लोग के पास है ना, जो
गिफ्टेड है ना, उसे हम लोग बर्बाद तुरंत कर देंगे, लेकिन हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, समझे। और जब क्रिएट नहीं ना करेंगे तो उसका कमी जब होगा ना, तब हम लोग बोलेंगे कि यार अब नेचर हम लोगों से बदला लेगा, समझे। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इज large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible region like Himalayas and the hilly region of central India and the Maruvasthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some place or replaced or degraded by human occupancy. तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इंडिया का, वो पहले वाला जो नेचुरली जो था वो नहीं हुआ, उसमें चेंजेस हुआ ह्यूमन डिमांड के कारण, अपना नीड के कारण, है ना, हम लोग चेंजेस किए हैं। According to Indian State Forest Report 2011, forest cover in India is 21.5%। फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना 21.5% है। तुम लोग एक काम करना कि ये जो फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना 2019 तुम लोग पढ़ना, ये 2011 दिया हुआ, तो इसको फॉलो नहीं करना, तुम्हारे पास न्यू डाटा आ जाएगा। तुम लोग गूगल में क्या सर्च करोगे, सर्च यही करना कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2011 की जगह ना 2019 कर देना, समझे, 2019 कर देना, आ जाएगा, ठीक है। या चुपचाप डायरेक्ट लिखना लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पर कवरेज बता देगा। तो कवरेज कुछ चेंज हुआ, ठीक है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा कितना चेंज हुआ, अचानक ध्यान में आ नहीं रहा, पढ़े हैं उसको हम न्यूज़पेपर पे देखे थे बहुत पहले, ध्यान में आ नहीं रहा। तुम लोग एक बार चेक कर लेना और बुक में ही ना इसको काट के वहां पर सही कर लेना, समझे। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास लेटेस्ट जो है डाटा, लेटेस्ट डाटा रहेगा, ठीक है। चलो ये काम करोगे। अब आगे आओ, ये वही फॉरेस्ट सर्वे वाला दिया हुआ, कहाँ कितना फॉरेस्ट है, तो इसको अभी देख के अभी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि नया रिपोर्ट आ गया तो नया रिपोर्ट देखोगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। पिछले क्लास में जो हम सबसे पहले समझा दिए थे मैपिंग पे, है ना, मैप पे समझा दिए थे, मैप वर्क करके। तो अब हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आज स्टार्ट किया जाए या कल स्टार्ट किया जाएगा? कल ही स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। तो आज हम लोग का रिलीफ जो है वो कंप्लीट हो गया पूरा। क्या क्या कंप्लीट हो गया कि क्या क्या फैक्टर है जो कि वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। रिलीफ में आ जाओगे तो रिलीफ में सॉइल हो गया, लैंड हो गया, क्लाइमेट में आ जाओगे तो प्रेसिपिटेशन हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब वगैरह हो गया, है ना। ये सब को बढ़िया से करोगे, नोट्स बनाओगे दोस्त, ठीक है। और कोई डाउट होगा पूछोगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये मैक्सिमम इसका सोचेंगे, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम चीज चाहेंगे कि कवर हो जाए, और ये इनफेक्ट हो भी जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, और अटेंडेंस अपना बढ़ाओ। जो तुम्हारे फ्रेंड हैं, जो लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करो, दिखवाओ सारा लेक्चर, नॉट ओनली सोशल स्टडीज, साइंस में भी देखते हैं कि व्यू कम रहता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट पे अपना व्यू डालो यार, इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे तो ना बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, समझे। वो नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सारा चीज को मेंटेन अपना करते चलो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।